बात मेरी ध्यान से सुनो। देखो, बहुत क्रिटिकल चैप्टर है ये। रोटेशनल मैकेनिक्स को कोर बोला जाता है। कोर चैप्टर है ये। थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे भी जाता है। अच्छा, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सॉलिड सिलेंडर है उसका होता है mr²/2, और जो रिंग है उसका होता है mr²। जो डिस्क होती है उसका भी mr²/2 होता है। और जो तुम्हारे पास हॉलो सिलेंडर है उसका भी क्या होता है mr²। यार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हमें पता चलता है कि हमें कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए। इसीलिए इम्पोर्टेंट है। कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये पता होना चाहिए। अच्छा, हमें क्या क्या पड़ा है किसी चीज़ को रोटेट करने में, कितना एफर्ट लगता है, नहीं लगता, हमें क्या लेना देना। हमें ये लेना देना है कि जो तुम्हारे पास ऑटोमोबाइल्स होते हैं, बहुत बड़ा सेगमेंट है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री। उसके जो एक्सेल्स होते हैं, मुस्कान, जो व्हील्स की रोटेशन होती है, तो उसमें रोटेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास जो डोर्स बनते हैं, डोर्स डोर्स होते हैं ना, उसमें तुम्हारे पास कितने एफर्ट से वो खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरामीटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी तुमको कि जो हॉलो सिलेंडर होता है और जो सॉलिड सिलेंडर होता है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है। ध्यान से सुनना, इधर कंसंट्रेट किया करो 1.5 घंटा ना। कॉन्शियसली अपने आप को, माइंड को ना एक जगह पे लगाया करो। बात समझ में आ रही है? अगर एक जगह पे लगाना आ गया तो बाद में पढ़ाई भी आ जाएगी। पहले ध्यान लगाना आना चाहिए। तो क्या बताया था कि जो हॉलो सिलेंडर होता है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ज़्यादा होता है, और जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है। हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है, इसीलिए तो जितने इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं वो सारे के सारे हॉलो हैं। तो वो अगर थोड़ी सी हवा चले या मौसम ख़राब हो तो वो गिर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रीजन क्या है, ज़्यादा है। बाद में दीपकरण हम एग्जैक्टली 10 मिनट रखेंगे जहाँ पे हम एक दूसरे को देखेंगे, हंसी मजाक करेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ाई का काम कर लें, है ना? ये भी बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए टीम में कोई ऐसा टाइम भी होना चाहिए, 10-15 मिनट, उसमें हंसी मजाक होए, लेकिन काम के टाइम पे नहीं। काम के टाइम पे जो हंसी मजाक करता है वो मूर्ख है। बात समझ में आ रही है? तुम किसी दुकानदार पे जाओ, दुकानदार के पास जाओ चीज़ लेने के लिए, वो चीज़ देने की बजाय तुम्हें हंस रहे, तुम वापस चले जाओ, पागल है यार ये। सही बोल रहे हो नहीं? तुम किसी केमिस्ट पे गए हो, अंकल पैरासीटामोल दे दो, वो कह रहे हैं ये दोबारा नहीं आऊंगा मैं, दोबारा तुम पढ़ोगे बाहर दुकान का नाम क्या है कि एंटर नहीं करूंगा मैं दोबारा, है ना? इसलिए काम के टाइम पे काम करते हैं, आराम के टाइम पे आराम तो तुम करते ही हो। अच्छा, मुझे बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का कितना होता है? mr²। डिस्क का कितना होता है? mr²/2। एक ना बेटे, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। एक जनरल कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ गायरेशन। तुम्हें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल के बताओ। अभी क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। पहले रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, कोई भी मास, उस मास का सेंट्रॉयड होगा या फिर उस मास का सेंटर ऑफ मास होगा। रेडियस ऑफ गायरेशन उसके सेंटर ऑफ मास से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ गायरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस एक्सिस के क्रॉस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो वो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ही बराबर आ जाएगा। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हें वो बोलता है कि रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो। तुम सिंपल करोगे, तुम क्या करोगे, m × k²। के होता है रेडियस ऑफ गायरेशन, और रिंग के केस में क्या होता है, m × r²। मास से मास क्या हो गया, कैंसिल। मास से मास क्या हो गया? तो जब मास से मास कैंसिल हो गया तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, k = r। क्या आ गई k की वैल्यू? पायल ध्यान से समझो, रेडियस ऑफ गायरेशन वो सेंटर ऑफ मास से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के क्रॉस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो उसकी वैल्यू भी सेम ही आ जाएगी बेटे जो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आती है। क्लियर? रेडियस ऑफ गायरेशन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
किससे? सेंटर ऑफ मास से, जिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की युविका कि मतलब कि जिस एक्सिस के क्रॉस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो सेम ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए जो ओरिजिनल एक्सिस के क्रॉस आता है। तुमने सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर समझ में नहीं आ रही है बात तो तुम्हें मान लो मैं तुम्हें बोलूँ कि डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो, तुम ले लोगे यहाँ पे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा m इंटू के स्क्वायर। ये जो k होता है ना बेटे, इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ, क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। उसके बाद मास से मास क्या हो गया? कैंसिल हो गया। k की वैल्यू कितनी आ गई? r बाय, समझ में आ गया? तुम्हें किसी भी ऑब्जेक्ट का रेडियस ऑफ गायरेशन बोलें तुम निकाल लोगे। देखो मान लो अब ये बताइए फनीशा, अगर मान लो मेरे पास सॉलिड स्फेयर है, मैं आपको बोलता हूँ कि सॉलिड स्फेयर का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो, आप कहोगे कि जो सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है? 2/5 mr²। ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटे? m k स्क्वायर के। मास से मास क्या हो गया? कैंसिल। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? r √2/5। किसी भी चीज़ का यार रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेंगे हम। अगर मान लो इसको एक्सप्लेन करना हो ना, ये मेरे पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, नॉन यूनिफॉर्म सॉलिड ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसकी शेप भी क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे ये m1 और ये हमारे पास क्या है? m2। यहाँ पे ले लेता हूँ m3 और ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स हैं mn। क्लियर? इसका वर्टिकल एक्सिस से, ये यहाँ से ये वाली एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये कितना ले लेता हूँ मैं? r1। m2 का कितना डिस्टेंस ले लेता हूँ? r2। m3 का कितना लूँ? r3। mn का कितना लूँ? rn। क्या लूँ? तो तुमने बताया रेडियस ऑफ गायरेशन को कैसे डिफाइन करना है। पहले तो डिनोट किसके साथ करते हैं गुनगुन? के साथ। किसके साथ करते हैं? k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तुमने करना है r1² प्लस r2² प्लस डॉट 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 rn² डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो कितने हैं? mn। बस ये। सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज बेसिकली द मीन ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस विच आर स्क्वायर फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस, और उसकी वैल्यू आ गई। और तुम्हें निकालना कैसे वो मैंने बता ही दिया। तुम्हें सॉलिड स्फेयर दिया हो, हॉलो स्फेयर दिया हो। अब देखो रेडियस ऑफ गायरेशन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसके अक्रॉस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए दीपकरण, तो वो सेम ही वैल्यू आ जाएगी जो उसके ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की है। समझ आया मेरा? ठीक है। अच्छा अब ये बताएगा श्रीजन, मान लो अगर मैं आपको बोलता हूँ हॉलो स्फेयर का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो, हॉलो स्फेयर, तो श्रीजन क्या करेंगे? हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? कितना? क्या हो गया तेरे को कुणाल? 2/3 mr² इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर। मास से मास क्या हो गया? तो k की वैल्यू क्या होगी? r अंडर रूट ऑफ 2/। सभी को समझ आया? सिर्फ एक रेडियस ऑफ गायरेशन ना हाइपोथेटिकल टर्म है गुनगुन, और कुछ नहीं है। कौन सी टर्म है? करो फटाफट से नोट करो, जल्दी से करेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन के एग्जांपल्स लिखेंगे। रेडियस ऑफ गायरेशन सिर्फ एक वर्टिकल डिस्टेंस है। एक और ऐसा डिस्टेंस निकाला जिसके अक्रॉस अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो उसकी वैल्यू सेम ही आएगी जो ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑब्जेक्ट का, के की इक्वल m k स्क्वायर। हमेशा m के स्क्वायर की इक्वल रखना है और k की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये लो फटाफट से नोट करो। डिस्क
ठीक है। अच्छा आगे डिस्क का आ गया, सॉलिड स्फेयर का आ गया 2/5 mr² विच इज इक्वल टू mk² है ये k, दिस इज k। की वैल्यू आ गई r√2/5 सॉलिड स्फेयर। ठीक है बेटे। फिर हम ये भी लिख लो फॉर्मूला k इज इक्वल टू √r1²। डायग्राम बना लो, ये रोटेशन की एक्सिस है। लास्ट क्लास में दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताई थी तुमको, एक पैरेलल एक्सिस थी और एक है ना, बना रही है डायग्राम। देखो जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसको तो ऐसे कंपाइल कर सकते हैं, ऐसे कंपाइल कर सकते हैं ना। ये क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रॉस जेड एक्सिस, ये होगा क्रॉस एक्स एक्सिस और ये होगा क्रॉस, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस, याद रहेगा आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस। चलो अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है शीट का। अपनी बुकलेट खोल लो, क्वेश्चन नंबर बताओ कहाँ तक किए थे हमने। 23 तक कर लिया था। मैंने होमवर्क में कहा था कि सारे 23 के 23 क्वेश्चन दोबारा चाहिए मेरे को, बोला था मैंने। होमवर्क बोला था सभी को कि 23 के 23 क्वेश्चंस दोबारा चाहिए मेरे को। वो जिसने तो किया है वो बैठा रहो, जिसने नहीं किया खड़े हो जाओ। जिसने होमवर्क नहीं किया और जिसने किया कॉपीज खोल लो, मैं चेक करने आ रहा हूँ। हाँ? नहीं 23 क्वेश्चन देखो ही क्या बात है। बात ही नहीं है, क्या हो गया? क्या नहीं कर रहे हो यार, बच्चे वाली बात करते हो तुम, बच्चे हो झूठे। चोरी क्यों नहीं किया तुमको, क्या हो गया? मूवी देखने चला गया, आपने क्यों नहीं किया? थोड़ी अच्छी बात थोड़ी है किया परीक्षा 23 और तुम चेक कराओ। कल मुझे चेक कराना तुम दोनों सारे, समझ आया? बैठ जाओ। बच्चे वाली बात करते हैं, काम करते नहीं। घर पे जाके तो कोई काम थोड़ी होता है तुम्हारे पास, ना तुमने खाना बनाना होता है, ना तुमने बर्तन धोने होते हैं, ना तुमने कपड़े धोने होते हैं। तीनों में से कोई काम नहीं है कि काम है, नहीं है ना। सिर्फ पढ़ने पढ़ने का काम दिया हुआ है पेरेंट्स ने, वो भी नहीं करना। पढ़ने का ही काम दिया है, पढ़ने का ही काम दिया कि कुछ और भी कराते हैं। वो लेबर तो नहीं करवाते कि बेटा 1 घंटा मजदूरी करके आ, ऐसे नहीं करते। पढ़ने के लिए करते हैं वो। बुकलेट क्या दी नहीं, पढ़ना तो है नहीं, बुकलेट क्या देती। हंसने वाली बात नहीं है। अच्छा चलो मिल जाएगी बुकलेट, बुकलेट मिल जाएगी। कौन सी क्वेश्चन तक हुआ था? 24th क्वेश्चन लिखो। लिखो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, डिराइव द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। Explain the concept of torque, derive the polar coordinates and rectangular components of torque. अब देखो टॉर्क लिख लिया क्वेश्चन, जिनके पास नहीं है वो लिख लो ना क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंड डिराइव द पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। टॉर्क का कॉन्सेप्ट ना पहले भी बताया हुआ है, मैंने बताया था कि टॉर्क वो फोर्स होती है जो रोटेटरी इफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है। तुम डोर को जब ओपन करते हो तो जो फोर्स लगाते हो वो टॉर्क बन जाती है, क्योंकि उससे डोर में क्या प्रोड्यूस हो रही है, रोटेशन। क्या प्रोड्यूस हो रही है? तो टॉर्क वो फोर्स होती है जो रोटेटरी इफेक्ट्स को
प्रोड्यूस करती है, लिख लो। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 24th। 24th में लिखो टॉर्क is torque is the work done which reduces the rotatory effects. Torque is the work done which produces the rotatory effects. मान लो तुम्हारे पास यहाँ पे ना ये वाई एक्सिस बना दी, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट, ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है। और ये वाला पॉइंट कौन सा होता है? क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। ओरिजिन मतलब 0,0 का पॉइंट। लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पे एक मास है, मास, और इस मास के ऊपर फोर्स इस तरफ लग रही है, ये फोर्स लग रही है। ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है, और एफ फोर्स लग रही है। तो अगर मैं टॉर्क की बात करूं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमारे पास आ गया। अच्छा, यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस है ना वो स्मॉल आर है, दैट इज स्मॉल आर। ये एंगल लेट सपोज थीटा है। तो अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए, ये वाला जो ट्रायंगल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर इस ट्रायंगल में देखा जाए तो इस ट्रायंगल में ये x हो जाएगा। हम बोल सकते हैं x अपॉन आर। x अपॉन आर किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा? साइन थीटा के। तो x अपॉन आर इक्वल्स टू व्हाट? साइन ऑफ थीटा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू टाउ होती है फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, which is equal to what? F into R sin theta. F into R sin theta. Torque is equal to F into X, which is equal to F into R sin theta. तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी F इंटू आर साइन थीटा, और अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा टॉर्क वेक्टर विच इज़ इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ये होता है इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर मतलब साइन थीटा कॉस थीटा के कोऑर्डिनेट्स, उनको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया टॉर्क का। टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। देखो हर एक चीज़ का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ पे आर वेक्टर पहले आया क्योंकि जो आर वेक्टर है ना वो पोजीशन वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। और एफ हमारे पास क्या है? फोर्स। अब टॉर्क अगर प्रोड्यूस होती है ना तो पोजीशन वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पोजीशन वेक्टर इसलिए पहले आता है। कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारी नीयत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि किस पर्पज़ से वो काम किया जा रहा है। सो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ। तो अगर कोई तुम्हें पोलर कोऑर्डिनेट बोले ना, पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तो तुमने पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इस तरीके से उसको डिराइव करना है। टाउ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ, आर क्या है हमारे पास? पोजीशन वेक्टर। एफ क्या है हमारे पास? फोर्स। समझ आया यहाँ तक? इस क्वेश्चन में ना आगे एक और चीज़ वो दे रहा है। एक तो उसने बोला था कौन से कंपोनेंट्स पोलर कोऑर्डिनेट्स, एक उसने क्या बोला?
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हम कर लेते हैं। देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, बेटे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तुम्हें वेक्टर में मैंने बताया था कि जहाँ पे भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आता है वहाँ पे आई कैप जे कैप और के कैप आ जाता है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब आई कैप जे कैप और के कैप। अब क्या होगा, मान लो टॉ वेक्टर है, टॉ वेक्टर का फॉर्मूला क्या डिराइव किया बोलो, आर वेक्टर क्रॉस ऑफ, पहले मैं आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये हो जाएगा, इसको लिख देता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। फिर मैं एफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ, वो हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। नेक्स्ट क्लास में ना अगर तुमने नहीं किया होगा ना काम तो मत आना, मुझे क्लास से निकालना बहुत बुरा लगता है। अगर काम नहीं किया होगा तो प्लीज़ मत आना क्लास में, समझ में आई बात। एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और आर वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है और एफ क्या होता है, फोर्स। इसका क्रॉस लेना तो तुम्हें आता है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है ना। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे लिखेंगे जे कैप, यहाँ पे लिखेंगे, फिर आर के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, वो क्या होते हैं एक्स वाई और जेड। फोर्स के लिखेंगे, वो क्या हो जाएंगे एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक है, अब हम करते हैं आई कैप। तो जब आई कैप को इस तरीके से क्रॉस करेंगे तो मैं जिससे पूछूंगा वही बताना, ज़रा दीपकरण क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा एक नूर, ब्रैकेट में क्या आएगा भाई इधर, क्या नाम है आशीष, क्या आएगा ब्रैकेट में बताओ, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। तुम क्यों नहीं बता रहे बेटे, ये तो क्रॉस निकालना तो आना चाहिए, इसमें तो कुछ भी नहीं है, माइनस जे कैप। अब बता दीपकरण अब क्या आएगा, एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स और के कैप प्लस के कैप। के कैप में क्या आएगा, एक्स एफ वाई माइनस वाई, ऐसे ही होता है वनीशा, पायल हो गया। अच्छा अब ये मुझे बताओ, इसकी वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे, क्या लिखी हमने वैल्यू, टॉ वेक्टर मेरे पास आ गया, कितना आ गया बोलो, आई कैप, अंदर ही आ गया वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई माइनस जे कैप एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स प्लस के कैप। तो के कैप में क्या आएगा, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स माइनस वाई, ये टॉ वेक्टर आ गया। अच्छा टॉ वेक्टर को ना ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं इसकी, ये हो जाएगा टॉ एक्स आई कैप प्लस टॉ वाई जे कैप प्लस टाउ जेड के कैप। तो यहाँ से टाउ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई। टाउ वाई की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी फनीशा, टाउ वाई की वैल्यू माइनस एक्स एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स। टाउ जेड की वैल्यू क्या होगी, टाउ जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। समझ आया, इसको बोलते हैं बेटे रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स जो कि आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में होते हैं। तो पहले तो मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स बताया, पोलर कोऑर्डिनेट्स में साइन थीटा कॉस थीटा आता है, और दूसरा क्या बता दिया रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट। तो अगर दरवाजे को खोलता हूँ मैं,
तो वो फोर्स नहीं है, वो टॉर्क है, क्योंकि वहाँ जो वर्क डन हो रहा है वो रोटेटरी इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज़, कोई भी काम अगर रोटेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो उसको टॉर्क बोलते हैं। अगर सपोज फैन रोटेट कर रहा है तो ये भी टॉर्क लग रही है, इस पर क्या लग रही है? टॉर्क लगा कौन रही है? मोटर, एसी मोटर जो इसके अंदर लगी है वो लगा रही है टॉर्क। कार के इंजन में भी टॉर्क, क्योंकि टॉर्क प्रोड्यूस होगी तभी तो व्हील्स रोटेट होंगे। साइकिल चलाते हो तो भी टॉर्क प्रोड्यूस होती है, टॉर्क लगा कौन रहा है? तुम्हारी लेग्स। बात समझ में आई? टॉर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ये जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो आंसर देगा। मानिक, मुझे ये बता, टॉर्क कोई फोर्स है कि वर्क डन है? टॉर्क वर्क डन है, फोर्स नहीं है। टॉर्क और वर्क डन के डायमेंशंस क्या होंगे? सेम होंगे। बात समझ में आ रही है? टॉर्क एक काम है। इज दिस क्लियर? तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास? 24। अच्छा, इसके साथ ना टॉर्क का ना डायरेक्शन निकालना, सिंस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, टॉर्क का रिलेशनशिप होता है आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर। मान लो मैं यहाँ पे ऐसे ये मैं कह देता हूँ आर वेक्टर है, और ये ऐसे फोर्स लग रही है, ये एफ वेक्टर है, और ये वाला एंगल क्या है? थीटा, है ना? टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस ऑफ। अब बेटा तुम्हें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल होता था? राइट हैंड। कौन सा रूल होता था? राइट हैंड थंब रूल। तुम राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे। तुमने आर द्वारा सेव करना है, आर के ऊपर हाथ रखा, कहाँ पे गए? एफ की तरफ गए। कहाँ पे गए? ये कहाँ पे आ गया? कहाँ पे आ गया? इनटू दी प्लेन। इनटू दी प्लेन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्रॉस के साथ। अगर आउट ऑफ द प्लेन आता तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट। डायरेक्शन निकालनी आई। हमने किससे किससे जाना है? आर से लेके कहाँ पे जाना है? तो अपना हाथ रखो आर के ऊपर ऐसे, आर के ऊपर हाथ रखा, कहाँ पे जाएगा? एफ की तरफ। तो कहाँ आ गया? इनटू द प्लेन। आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एफ वेक्टर इनटू द प्लेन। लिख लो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अपने आप करना। आर वेक्टर है हमारे पास पोजीशन वेक्टर, और एफ है हमारे पास फोर्स। अगर होता है इनटू दी प्लेन, अगर इनटू दी प्लेन है प्राची तो क्या होता है? क्रॉस है कि डॉट है? डॉट इनटू दी प्लेन। और अगर हम डॉट डालते हैं गुनगुन तो क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन। तो क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन। समझ आया? बोलो समझ आया बेटे? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 24। 24 में साथ में डायरेक्शन भी लिखनी होती है। अब हम चल रहे हैं 25 पे। अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसको। क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट। तो मैं डायग्राम 25 का पहले बना लेता हूँ। 25 इस तरीके से है। बुकलेट देना है एक मिनट। 25 का ना पहले तुम डायग्राम बनाओ। ये यहाँ पे है सी पॉइंट, एक बार दोबारा बना लो। ये है मेरे पास 30 न्यूटन, और ये है 60 डिग्री, 5 सेंटीमीटर, और ये है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पे फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। हाँ जी, इनवर्ड लग रही है। और ये है ऐसे, और इस तरफ फोर्स लग रही है ऐसे 20 न्यूटन की। कितने न्यूटन की? 20 न्यूटन की। और यहाँ पे है कितने डिग्रीज? 45 डिग्री। ये 45 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है? 10 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर।
बनाया डायग्राम? चेक कराना जरा मेरे को, कॉपी भेजा हमें बनाया है। बनाओ ना, फिर बोल समझ नहीं आया था एक बारी। बना नहीं हुआ, बनाओ उसको। और बना तो हुआ है। इसकी टॉर्क निकालनी है, ये डिफरेंट फोर्सेस दिए हुए हैं, इसकी टॉर्क इवैल्यूएट करनी है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले मान लो एक केस इमेजिन करते हैं। मान लो फोर्स ऐसे लग रही है, ये फोर्स लग रही है और इसका पोजीशन वेक्टर भी इस तरफ है, आर भी इस तरफ है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर भी इस तरफ है और फोर्स भी इस तरफ लग रही है। एंगल कितना हो गया? एंगल कितना हो गया फनीशा? कितना एंगल हो गया? 0 हो गया ना। आर और एफ के बीच में एंगल कितना हो गया? 0 हो गया। टॉर्क कितनी होगी? टॉर्क कितनी होगी? आर क्रॉस एफ इंटू साइन ऑफ 0, वो कितना होता है? मतलब देखो, ये डोर है ना, इस डोर को खोलने के लिए ऐसे नहीं फोर्स लगा रहा, मैं ऐसे फोर्स लगा रहा, कोई रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा ना। तो टॉर्क कितनी होगी? इस केस में टॉर्क कितनी होगी? 0। अब वापस चलो डायग्राम पे देखो, डायग्राम में ना मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं। अब अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं तो पहले कौन सी फोर्स को, इस वाली फोर्स को देखें, ये 10 न्यूटन है और ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सेम उसमें आ गया, सेम इस पे आ गया, तो ये वाली फोर्स तो 0 हो गई। इसकी जो टॉर्क है वो क्या हो गई? बात समझ में आ रही है बेटे? अब इससे ज़्यादा मैं क्या समझाऊँ, वो पता लग गया था ना। डोर को खोलने के लिए मुझे फोर्स ऐसे लगानी पड़ेगी, मैं फोर्स ऐसे थोड़ी लगाऊंगा। किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए प्लान करना पड़ता है ना उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब दूसरी वाली फोर्स देखता हूँ। ये 30 न्यूटन है। 30 न्यूटन के कॉम्पोनेंट लेता हूँ। एक हो गया इस तरफ, ये हो गया 30 कॉस की साइन, ये 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा बताओ? देखो तुम्हें यही नहीं आता अभी तक, 50 बार बता चुका हूँ, मेरे पेपर भी हो गया तुम्हारा, फिर नहीं आता। थीटा के साथ वाली साइड क्या होती है? कॉस के साइन। फिर बोलते क्यों नहीं हो? 30 कॉस 60, 30 कॉस 60। और ऑपोजिट वाली साइड कौन सी होती है? 30 साइन 60। अब ध्यान से सोच के बताना, ये फोर्स ऐसे लग रही है और ये आर वेक्टर है, क्या इस फोर्स का कोई काम होगा? नहीं होगा, ये खत्म। लेकिन इसका तो होगा, है ना। 30 साइन 60 और साथ में क्या हो गया? 5। डायरेक्शन निकाल लेते हैं इसकी। आर वेक्टर पहले तो टॉर्क कितनी आएगी? टॉर्क आ जाएगी आर क्रॉस एफ। तुम 30 साइन 60 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? अच्छा, टॉर्क निकालने के लिए आर क्रॉस एफ होता है। आर ये एफ इस तरफ है, आर क्रॉस एफ ऐसे आ जाएगा। कहाँ पे आ गई? समझ आ गई कहाँ पे आई? बिल्कुल समझ आ रहा है। फोर्सेस का, फोर्सेस की वजह से हम टॉर्क निकाल रहे हैं। अच्छा, ये वाली फोर्स आ गई। अब कौन सी बच गई? ये वाली 20 न्यूटन। अब देखो, ये 20 न्यूटन मतलब ऐसे लग रही है, 20 न्यूटन इस तरफ को लग रही है, तो ये भी 20 न्यूटन हुआ। अगर ये 20 हुआ तो इसके भी कंपोनेंट्स ले लेंगे। ये वाला कितना हो जाएगा? 20 कॉस 45 और 20 कॉस 45। और ये वर्टिकल वाला कितना होगा फनीशा? 20 साइन 45। 20 कॉस 45 तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये है ना ओरिजिन के क्रॉस ही आ गया, तो ये तो 20 साइन 45 बचा। 20 साइन 45 इंटू क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी? टॉर्क। लेकिन इसकी भी डायरेक्शन निकालेंगे। डायरेक्शन अपने आप निकालो, मुझे बताओ। इनटू द प्लेन आती है, आउट ऑफ द प्लेन आती है? बताओ। इनटू द प्लेन आ रही है कि आउट ऑफ द प्लेन आ रही है? आर के ऊपर हाथ रखो, आर के ऊपर हाथ रखो, एफ के पास लेके जाओ, तो कहाँ पे आ रही है? आउट ऑफ द प्लेन। पहली वाली भी कहाँ पे आएगी? दोनों आउट ऑफ द प्लेन, मतलब दोनों टॉर्क ऐड होंगी कि सब्ट्रैक्ट होंगी? समझ में आ रही बात? कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक वैल्यू कितनी आ गई बताओ? कितनी वैल्यू दी है? 20 इंटू साइन 45। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। 20 इंटू 1/√2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितने हैं?
सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, 10 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 0.1 इसकी टॉर्क निकालेंगे। बताना ज़रा, फाइल करें वाला देखना, कोशिश करो जब इसकी टॉर्क निकालेंगे। ये क्या आर है और ये क्या हमारे पास एफ है। पहले तो आर क्रॉस एफ कर दिया सीधा, फिर उस पर आर क्रॉस एफ की तरफ चला गया तो कहाँ पे आ गया। करो इसको सॉल्व, दोनों डॉट्स निकालो और दोनों को ऐड करो। गुनगुन समझ आ गया? टॉर्क की वैल्यू निकालो और ऐड करो, टॉर्क्स की वैल्यू इवैल्यूएट करो और ऐड करो। ये आ जाएगी टाउ 1 आ जाएगी 20 sin 45 1/√2 इंटू 10 सेंटीमीटर 0.1। टाउ 2 की वैल्यू होगी कितनी, 30 sin 60 √3/2 इंटू 0.5 ये 0.5, क्योंकि 5 सेंटीमीटर बाय 5/100 करेंगे ना बेटे, 0.05। जब तुमने टाउ 1 भी निकाल लिया, टाउ 2 भी निकाल लिया, तो टाउ नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, टाउ 1 प्लस हाँ पॉइंट्स पे निकालो, आंसर निकालो। टाउ नेट इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस, ऐड करके आंसर बताओ मुझे क्या आता है। ऐड करके आंसर बताओ। वैल्यू डाल देनी चाहिए, पर रूट में बता दो, आंसर तो बताओ। नहीं वैल्यू डालो, वैल्यू डालो। √3 1.732 और √2 1.414। 2.713 न्यूटन मीटर, ये आ रहा है सभी का। दोनों को ऐड नहीं किया गुनगुन? क्या देखो, टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ 1 की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 0.12 हो गया 2.√2, √2 आ गया सिर्फ, √2 प्लस टाउ 2, टाउ 2 की वैल्यू कितनी है 30, 30 है कि 20 है, 30 है, 30 15 हो गया, 15 √3 इंटू 0.5, 15 इंटू 0.05 75.75 इंटू √3, 0.75 इंटू √3, यानी कि ये हो जाएगा √2 इन प्लस 0.75, √3 की वैल्यू होती है 1.7। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √2 की वैल्यू हो जाएगी 1.414 और इसकी वैल्यू कितनी आई, 5 आ ही नहीं सकती। देख पता क्यों नहीं आ सकती, देख लॉजिक है, 3/4 है ये तो 2 समथिंग आनी चाहिए। ये लो 75 इंटू 17 भी नहीं ना आता तुमको, शर्म आनी चाहिए, मैं करके दिखाता हूँ। 7 5 30 कितना आएगा 1.275। तो अगर ये आ रहा है 1.4 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 2.6,
2.7 आपने आंसर निकाला था, ठीक है। 2.6 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। कॉम्प्रीहेंड किया करो चीज़ों को, उसकी समरी बनाया करो तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा। कोई बात नहीं, अब पता लग गया, ठीक है। क्या लिया था? क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्सिस में ही लाई करके है ना, ये भी तो बताया था मैंने दरवाजे में। मैं फोर्स अगर इसके परपेंडिकुलर लगाऊंगा तभी तो डोर खुलेगा, मैं फोर्स ऐसे लगाई जाऊंगा तो डोर कहाँ खुलेगा? मेरी बात समझ में आई है? अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो डोर नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं फोर्स पोजीशन वेक्टर के पैरेलल लगा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगाऊंगा तो खुलेगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगी। समझ आया? क्या दोनों तरफ नहीं, हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, वो तो फिर उसमें भी तो फोर्स ऐसे लगाएगा। जब तेरे दोनों तरफ भी खुलते हैं तो भी तो परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, तो पैरेलल तो उसमें भी नहीं लगाता। उसको साइड को वो तो स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, वो थोड़ी उनकी थोड़ी बात कर रहे हैं। अब स्लाइडिंग डोर में टॉर्क कहाँ है? ये तो ट्रांसलेटरी मोशन है, लीनियर मोशन है। अच्छा चलो 25 क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। Explain the concept of principle of moments. Also explain the couple forces. Derive the relation for the kinetic energy of the object undergoing pure rotation. Couple forces देखो 26th 26 लिख लो, लिखो couple forces, couple forces। ध्यान से देखो, मान लो ये हमारे पास ना कोई भी लीवर है और यहाँ पे हमने फलक्रम बनाया हुआ है, लीवर और फलक्रम, ये ऐसे फोर्स लग रही है एक ऊपर, इस फोर्स को मैं बोलता हूँ F1, और यहाँ पे एक फोर्स लग रही है F2, इस फोर्स को मैंने बोल दिया F2। फलक्रम से ये जो डिस्टेंस है ये R1 डिस्टेंस है, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो R2 डिस्टेंस है, ठीक है। टॉर्क वन का सिंपल फॉर्मूला तुमको पता है, R1 इंटू F1 कर दोगे तुम, इंटू साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है 90 है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। टाउ टू की वैल्यू, टाउ टू की वैल्यू क्या हो जाएगी R2 इंटू F2, है ना। इसमें भी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब ध्यान से देखो, अब मुझे निकालनी है इसकी डायरेक्शन, क्योंकि टॉर्क के साथ तो डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्शन निकालूंगा पहले की, आर वेक्टर की तरफ रखा कहाँ पे जाऊंगा, पहले तो ये पता लगना चाहिए कि जो हाथ है वो आर वेक्टर की तरफ रखना चाहिए, और उस हाथ को कहाँ लेके जाना चाहिए फोर्स की तरफ। चलाओ अपने भी हाथ ऐसे, आर क्रॉस एफ, कहाँ पे आ गई टॉर्क, कहाँ पे आ गई आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द वेपर। इसके लिए करता हूँ, ये आर रखा, ये कहाँ पे आ गई टॉर्क, इसकी भी आउट आ गई, इसकी भी आउट आ गई, दोनों की सेम आ गई, ऐड होएगी कि सब्ट्रैक्ट होएगी, ऐड होएगी। वो फोर्सेस, अब ध्यान से सुनो, वो फोर्सेस जिनकी टॉर्क्स आपस में ऐड होती है और वो जो नेट है कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं कपल फोर्सेस। क्या बोलते हैं उनको? कपल फोर्सेस, क्योंकि वो फोर्सेस एक दूसरे को असिस्ट कर रही हैं, एक दूसरे के एंटी नहीं है। समझ में आ रही बात? कपल फोर्सेस R1 F1 प्लस R2 टाउ 1 प्लस, समझा? वो फोर्सेस जो एक दूसरे को, इग्नोर इधर बेटे ध्यान देना, और नहीं उसकी बात नहीं सुननी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे फिर ये मिस हो जाएगा, है ना। कॉम्प्रीहेंड किया करो चीज़ों को। वो फोर्सेस जो एक दूसरे को असिस्ट कर रही हैं, उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कपल फोर्सेस। उनकी जो टॉर्क्स हैं वो आपस में ऐड होती हैं।
क्या क्यों क्यों फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रही, उनकी बात क्यों करेंगे हम? जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो पेपर में कहाँ से आएगी? तो कैसे तू सदगुरु में है अपनी? जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसमें वो पेपर में कौन सी कोर्स? बैचलर कोर्स? नहीं वो मैंने सुनी नहीं, देखो पता लग गया यहाँ से टाउ वन प्लस टाउ टू पता लग गया। सुनो वो फोर्सेस जो एक दूसरे को, अच्छा तूने कपल के साथ वो बैचलर में बच्चे वाली बात है, जो फोर्सेस एक दूसरे को असिस्ट कर रही हो उन फोर्सेस को कपल फोर्सेस बोला जाता है। लिख लो लिख लो, द टॉर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय, डायग्राम बना लिया ये, लिखो टॉर्क्स produced by both the forces are in the same direction, so they are added. ये कपल फोर्स, हाँ बताया था, टाउ नेट इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू। पता लग गया? इजी है ना, टाउ वन प्लस टाउ टू, मतलब बहुत कॉन्शियसली हमें क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि ये टॉर्क्स एक दूसरे को असिस्ट कर रही हैं कि अपोज कर रही हैं। अब देखो एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसमें ना एक दूसरे को अपोज करेंगी, जैसे मान लो यहाँ पे फोर्स लग गई F1। अच्छा इमेजिन करके बताओ ये किसकी एग्जांपल है? तुम सबने ये एग्जांपल इम्प्लीमेंट की हुई है, सीसॉ। बहुत सिंपल सी बात है, सीसॉ नहीं करते हम तो उसमें यही तो होता है कि अप एंड डाउन मूवमेंट, एक का अप है और दूसरे का क्या है, डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड। अच्छा अब यहाँ पे ना F1 फोर्स ऐसे लग रही है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे भी यश ये भी कौन सी फोर्स लग रही है, F2 फोर्स लग रही है, और यहाँ पे मानिक ये क्या है, ये फलक्रम है। अब इसकी डायरेक्शन मेरे को पायल बताएगी, पायल नहीं खुशी बताएगी। ये R1 है और ये R2 है, तो अगर बेटा R1 वाली टाउ 1 है और R2 वाली टाउ 2 है, तो टाउ 1 की डायरेक्शन बताओ कहाँ पे है? टाउ 1 की कहाँ पे है? आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा ठीक है, और टाउ 2 की? बिल्कुल ठीक है, इनटू द प्लेन। So they are actually opposing each other. Is this clear? The direction of the torques are opposing each other. Torque is what? Torque is the work done. Work done for what? Producing the rotatory effects. Is the torque equivalent to energy? Yes, it is equivalent to energy. What are couple forces? Couple forces are the forces whose torque produced actually resist each other. Is this clear? तो अब यहाँ पे क्या होगा? R1 क्रॉस F1 और वहाँ पे क्या होगा? R2 क्रॉस F2। एक आ गया आउट ऑफ द प्लेन और एक हो गया। अब ये ऑब्वियसली ऐड तो हो नहीं सकती, ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे ना तुम इसको इक्वल भी कर सकते हो, जैसे R1 F1 माइनस R2 F2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया R1 F1 इज इक्वल टू R2 इंटू F2, R2 इंटू R1 F1 is equal to R2 into F2। कपल फोर्सेस लिख लो, कपल फोर्सेस मैंने लिखवाई तो थी। टॉर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय बोथ द फोर्सेस आर इन द सेम डायरेक्शन सो दे आर एडेड। ये तो है कपल फोर्सेस। क्लियर? अच्छा फिर उसके बाद कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए हम? 26 का A, 26 का क्या है B पार्ट। क्वेश्चन को लिखते रहो, मेरे को 26 के 26 क्वेश्चन चाहिए अगली क्लास में, जितने भी मैं करवा दूंगा आज।
26 का बी, derive the relation for the kinetic energy of the object undergoing pure rotation. kinetic energy of the object, देखो अभी तक तुम्हें काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की। जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो फॉर्मूला है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, लेकिन ये भी आपने पढ़ लिया v इज इक्वल टू आर ओमेगा। देखो साथ साथ लिख लिया करो ना, सोचने क्या लगे जाते हो, सोचना नहीं है कुछ भी, बड़ी स्पष्ट बात है, जितनी मेहनत करेंगे वैसे रिजल्ट आएगा, इसमें कुछ सोचने वाला है ही नहीं है काम। लीनियर वेलोसिटी और आर क्या है, रेडियस, आर क्या है, रेडियस। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी ये हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी की वैल्यू पुट कर दी हमने आर इंटू ओमेगा, इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर। कुनाल समझ आ रहा है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, अच्छा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। आई क्या होता है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, उसके बाद ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का अगर कोई तुमसे पूछे तो वो हो जाएगा हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि देखो आशीष यहाँ पे ध्यान दो, ये मत डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो। देखो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं तुमसे पूछूं किसी भी डिस्क की क्या होगी, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू हाफ इंटू आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये आ जाएगा आंसर, मतलब आंसर आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 4। सिंपल, सिर्फ तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब पता लग जाए तो उसके बाद तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी तक हमने ये पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होता है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, कितनी होती है, हाफ। हाँ नहीं है ना, तुम कंसंट्रेट नहीं ना करते, फोकस नहीं करते तुम। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, अभी तो डिराइव करी, हाफ आई। आई क्या होता है, ओमेगा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है, रिंग के लिए अलग, डिस्क के लिए अलग, सिलेंडर के लिए अलग 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 होता है, हॉलो स्फेयर के लिए अलग। अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो हॉलो स्फेयर की, ये देखो इधर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसकी, हॉलो स्फेयर की, हॉलो स्फेयर की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो क्या होगी, हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, वेरी गुड, 2/3 एम आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1/3। अब एक बात बताओ, देखो फिर डिस्ट्रैक्शन क्यों है, ये क्या बात हमें समझ नहीं आ रही है। मुझे एग्जांपल भी मैंने दे दी कि जब भी हम कुछ काम कर रहे होते हैं ना तो उसको ढंग से करो, नहीं अगर समझ में आता तो अपने पेरेंट्स को देखो,
जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो। अभी तुम पढ़ने बैठे हो तो डिस्ट्रैक्शन किस चीज़ की है यार, मूर्ख हो तुम। भगवान ने दिमाग तो दिया है ना चलाने के लिए, तो फिर करो नोट। फिर बाद में तुम कहते हो समझ नहीं आता। समझ कहाँ से आएगा जब दिमाग है ही नहीं यहाँ पे लगा हुआ, दिमाग तो कहीं और ही चल रहा है। पता लग गया? किसी भी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? हाँ, 26 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 करने से पहले कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। ये कितने क्वेश्चन किए थे हमने? होल वाला 7 कर लिया था। 8th में एंगुलर मोमेंटम है, 8th अभी कराता हूँ। 9th क्वेश्चन देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 9 इसको फिर नोट करोगे यार। डीप तो नहीं यार, एक एक बच्चे को अलग अलग समझाओ यार। नाम ले लेंगे पार्थ, फिर उसके बाद में शुरू हो जाएंगे, हर एक को अलग अलग बताओ। इतनी तो अकल सब में है यार। पता नहीं यार क्या तुम्हारा, इतने बच्चे को समझ आने चाहिए। अब मेरी गुड़िया 4 साल की है, मुझे पता है कि उस उम्र में समझ नहीं आता, पर अगर उस उम्र में समझ नहीं आता तो चांटा भी पड़ता होता है। फिर समझ आ जाता है उसको कि अब अगर एक बार मैंने बात नहीं मानी तो थप्पड़ पड़ेगा पापा से, फिर रो के पड़े या जैसे मर्जी पड़े। पर तुम्हारी उम्र में तो समझ आ जाती है, तुम्हें पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 करो सॉल्व, सोचो क्या होगा आंसर। अच्छा 9th में एंगुलर मोमेंटम आएगा, 9th भी नहीं होगा अभी। 10th भी नहीं होगा। 11th हो जाएगा तुमसे। 11th क्वेश्चन पढ़ो। अभी किया हमने टॉर्क का कॉन्सेप्ट, और अगर समझ में आया ना तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। फनीशा सही आंसर दो इसका। द नेट एक्सटर्नल टॉर्क ऑन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स about an axis is zero. Which of the following are compatible statements with it? कहता पहले तो क्वेश्चन क्या कहता है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0 है। तो क्या क्या केस हो सकता है? पहला केस है द फोर्सेस मे बी एक्टिंग रेडियली फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। करेक्ट है ये, हो सकता है ये फोर्सेस रेडियली लग रही हैं। सेकंड, फोर्सेस मे बी एक्टिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी ठीक है। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना फोर्स अगर उसी पॉइंट पे लग रहा है फनीशा तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी? 0। सी पार्ट पढ़ो। द फोर्स में भी एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। फोर्स में भी एक्टिंग पैरेलल, इधर से आता हूँ। द फोर्स में भी एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये भी ठीक है। समझे नहीं? फोर्स में भी एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो देखो इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे? ये है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन, दरवाजा ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर इसकी एक्सिस के पैरेलल में फोर्स लगाने लग जाऊंगा तो दरवाजा खुलेगा? टॉर्क लगेगी? यार कितनी अच्छी एग्जांपल हमें मिल गई है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर तुम्हारी फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है डायरेक्ट पे, टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं होगी। टॉर्क अगर प्रोड्यूस ही नहीं होगी तो वो भी 0। तो सी पार्ट पे आंसर है। डी बताओ। The torque caused by some forces may be equal and opposite to that caused by other forces। हाँ ये भी ठीक है। ए बी सी डी चारों आंसर हैं। चौथा आंसर पता है कैसे? कि मान लो एक की टॉर्क है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, दूसरी की टॉर्क है, तो नेट कितना आ जाएगा? ये भी हो सकता है। सवाल में पूछा गया था तुमसे कि टॉर्क की वैल्यू कब 0 हो सकती है, तो ये जो 4 केसेस हैं बेटे, चारों केसेस में टॉर्क की वैल्यू 0 हो सकती है। लिख लो, नोट कर लो आंसर। किसमें? टॉर्क कॉज्ड बाय सम फोर्सेस में बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट कॉज्ड बाय अदर फोर्सेस। हाँ, एक ही आ गया आउट ऑफ द प्लेन, एक ही आ गया इनटू द प्लेन। फोर्सेस इक्वल है तो नेट टॉर्क 0 होगी। क्वेश्चन को नोट करो, फिर चारों ऑप्शन आंसर में भी लिखा हूँ। ये क्वेश्चन नोट करना।
ठीक है। उसमें नहीं है, बुकलेट में नहीं है, ये नोट करना पड़ेगा। कर लिया नोट? ABCD कुछ ही चारों आंसर हैं इसके। सीजन समझ आया? टॉर्क का फॉर्मूला होता है R वेक्टर क्रॉस ऑफ F वेक्टर। लिख लिया? अच्छा अब बेटे टॉर्क जिससे मैं पूछूंगा सिर्फ वही आंसर देगा। टॉर्क का फॉर्मूला बताओ कुणाल। R वेक्टर क्रॉस ऑफ R क्या होता है? F क्या होता है? अगर पोजीशन वेक्टर और फोर्स इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है तो टॉर्क कितनी होगी? और अगर 0 ठीक है, और अगर 90 डिग्री है तो मैक्सिमम टॉर्क होगी। मैक्सिमम टॉर्क। मैं ये डोर को स्लाइड करके खोलता हूँ, क्या टॉर्क लग रही है? टॉर्क नहीं लग रही ना। लेकिन अगर मैं इस डोर को खोलता हूँ तो टॉर्क लग रही है? लग रही है। क्लियर? अच्छा उसके बाद ये तो चलो बाकी के क्वेश्चन बाद में। क्वेश्चन नंबर 27 वापस आते हैं बुकलेट के क्वेश्चन पे। 27 क्वेश्चन को एक बार रीड करो खुशी, सभी के लिए रीड करो। देखो एंगुलर पोजीशन है मतलब ये तुम्हें क्या दी हुई है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, थीटा की वैल्यू दी हुई है। आगे टी क्यूब, हाँ एक व्हील्स की टॉर्क लग रही है पर वो तो स्लाइडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ना। व्हील्स की टॉर्क नहीं कंसिडर कर रहे हैं, मैं जहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ उसकी कंसिडर कर रहे हैं। व्हील्स तो रोटेट हो ही रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ? मैं व्हील के ऊपर थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उस डोर पे लगा रहा हूँ, तो वो नहीं है। चलो अच्छा हाँ बोलो आगे। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है? कह सकता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। आगे व्हाट आर एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी हुई है तो गुनगुन क्या करना पड़ेगा?
अगर डिस्प्लेसमेंट दी होती है तुम्हें वेलोसिटी निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट। इसी तरीके से अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दी हुई है और अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएट करो इसको डिफरेंशिएट फटाफट। क्वेश्चन नंबर है 27। बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी दी है? थीटा इज इक्वल टू 40 माइनस 3t² प्लस टी क्यू। देखो अगर वेलोसिटी निकालनी है ओमेगा तो ओमेगा की वैल्यू होती है डी थीटा अपॉन डी टी विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 4 माइनस 60 प्लस 3t²। टी की वैल्यू कितनी है? 4 से लेके 2 सेकेंड तक है ना। तो पहले मैं टी डालता हूँ 2 सेकेंड। तो जब मैं टी 2 सेकेंड डालूंगा तो ओमेगा आ जाएगा 4। हाँ 2 से 4 है ना, तो पहले टी 2 सेकेंड डाला मैंने। तो 4 माइनस 6 इंटू 2 कितना होता है 12 प्लस 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12। 12 माइनस 12 तो ओमेगा 1 कितना आ गया 4। फिर ओमेगा 2 निकालूंगा। टी कितना है अब 4 सेकेंड। तो ओमेगा 2 कितना हो जाएगा? ओमेगा 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 24 प्लस 4 4 से 16 16 3 था 48 प्लस 48 माइनस 24 माइनस 20 कितना आ गया ओमेगा 2 माइनस 20। अब ओमेगा 1 भी आ गया और ओमेगा 2 भी आ गया। हाँ ठीक है 28 आएगा। 24 माइनस 4 28 आएगा बेटे, गलती कर दी हमने। 28 प्लस 28 आएगा विच इज़ इक्वल टू 28। अच्छा अब हमने निकाल लिया। कहता है व्हाट आर दी एंगुलर वेलोसिटीज। 2 सेकंड पे भी निकाल ली और 4 सेकंड पे भी निकाल ली। गुनगुन निकाल ली। गुनगुन पेशेंस नहीं छोड़नी, अभी इतनी जल्दी। -24 प्लस 4 -20 -20 प्लस 48 28। क्या हो गया बुझी? करके देख। प्लस 48 है माइनस 24 हो जाएगा तो 24 आएगा। 24 प्लस 4 हो जाता है कभी बार। पता लगा यहाँ तक? अच्छा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू आ गई। ओमेगा क्या होता है बताओ? ओमेगा क्या होता है? थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा क्या होता है? अच्छा ये बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है, वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास। चलो अगले पार्ट पे चलते हैं इसके। कहते हैं व्हाट इज द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर द टाइम इंटरवल दैट बिगिंस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन एट द बिगिनिंग एंड। एंगुलर एक्सेलरेशन दोबारा डिफरेंशिएट करो इसको। ओमेगा की वैल्यू बताओ कितनी है? ओमेगा इज इक्वल टू 40 माइनस 4 माइनस 60 4 माइनस 60 प्लस 3t²। एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा अपॉन डी टी विच इज़ इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 4 क्या होती है 0 माइनस 6 प्लस 60 यानी कि ये आ जाएगा 60 माइनस 6। टाइम की देखें लिमिट्स क्या दी हुई हैं उसने। 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक। पहले t इज इक्वल टू 2 सेकेंड डालेंगे तो अल्फ़ा आ जाएगा 6। फिर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड डालेंगे अल्फ़ा आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा
यही पूछा था उसने, एंगुलर इंस्टेंट इन दिस। हाँ यही है। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? नहीं नहीं, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टोटल टाइम, टोटल ओमेगा 2। अब ओमेगा की वैल्यू निकाली थी हमने, 28 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 28 माइनस 4 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है? 4 प्लस 2 6 सेकेंड डिवाइडेड बाई 6, 24/6 कितना आ जाएगा? 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि रेडियन हमारे पास किसके यूनिट्स होते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। किसके यूनिट्स होते हैं? एंगुलर। समझ आया फनीशा? पक्का सारा? ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया ये हमने? इंस्टेंटेनियस तो निकाल ही लिया ना जब हमने टाइम की वैल्यू पुट की थी। जैसे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट किए थे तो अल्फा 6 आ गया, t इज इक्वल टू 4 किया तो अल्फा, तो इंस्टेंटेनियस तो आ ही गया। बात समझ आई? क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 28 पढ़ो। ये पढ़ेगी पायल, पायल पढ़ो सभी के लिए। मतलब ना एट टाइम जीरो, मतलब एट टी इज इक्वल टू जीरो। दीपकरण क्वेश्चन नहीं समझना हमने। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 28। टी इज इक्वल टू जीरो कर देंगे तो किसकी वैल्यू दी हुई है? शाफ्ट इज टर्निंग, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है। मतलब ये ओमेगा नॉट दिया हुआ है अविराज। कितना दिया हुआ है? 65 रेडियन पर सेकेंड। आगे एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी दी हुई है? अल्फा इज इक्वल टू -10 टी। अल्फा इज इक्वल टू -10 टी, नहीं -10 -5 टी है, टी नहीं है यहाँ पे। -10 -5 टी। क्या करना है? फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड एट टी इज इक्वल टू 3 seconds। हाउ मच एंगल डज इट टर्न इन दीज 3 seconds? एंगुलर स्पीड निकालनी है। एंगुलर स्पीड क्या होती है? ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा इंटू डी टी, विच इज इक्वल टू वॉट? इंटीग्रेशन ऑफ 10 -5 टी इंटू डी टी, विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 10 टी -5 टी स्क्वायर अपॉन 2। और कहाँ से कहाँ तक आएगा? फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। हाँ बिल्कुल, टी की वैल्यू 3 डाल देंगे बस। -10 टी क्यों आएगा? अच्छा हाँ माइनस है यहाँ, -10 टी आएगा। ये हो जाएगा, टी की वैल्यू 3 डालोगे तो -30, और 3 3 से 9 9 5 से 45, 45/2 -22/0.5। ओहो अच्छा, देखो एक मिनट, ये एक मिनट, ये हमारे पास ना पता है क्या होगा? ये देखो, ये ओमेगा है ना, ओमेगा, ओमेगा की भी तो वो होंगी, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। तुम्हारे पास कितना आया ये आया ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ये वैल्यू कितनी आई? कितनी आई? -30 -52.5, -52.5। लेकिन ओमेगा नॉट भी तो 65 दिया हुआ था, तो -65 इज इक्वल टू -52.5। फिर ओमेगा इस तरफ चला जाएगा, ये आ जाएगा 65 -52.5। ये आंसर आएगा 12.5 रेडियन पर सेकेंड। समझ आया यश? हमने 65 क्यों लिया?
क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा गिवन था, कितना था वो, 65 रेडियन पर सेकेंड। समझ आया सभी को? मनीषा ये पॉइंट समझ आया? ठीक है, वापस चलते हैं क्वेश्चन पे। एंगल निकालना है, अब क्या निकालना है? तो एंगल निकालने के लिए दोबारा फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले ओमेगा की इक्वेशन बताओ क्या बन गई थी। ओमेगा की इक्वेशन थी ओमेगा इज इक्वल टू -10t माइनस 5t² अपॉन 2। तो जब तुमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी विच इज़ इक्वल टू -10t² अपॉन 2 माइनस 5t³ अपॉन 6। टी की वैल्यू कितनी डालनी है? 3 सेकेंड्स डालो यहाँ पे, टी की वैल्यू 3। ये हो जाएगा -10 इंटू 9 अपॉन 2 -5 इंटू 27 अपॉन 6। सॉल्व करो, आंसर बताओ इसका। समझ आया मनी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? थीटा के साथ। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा के साथ। कुछ नहीं समझ आया। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? अल्फा के साथ। खोली नहीं जब किताबें घर जाओगे तो कहाँ से आएगा? निकालो आंसर इसका सॉल्व करके। 67। ओह ये तो टाइम हो गया। बोलो कितना आया? ये आना चाहिए 127.5। आया नहीं? पक्का? कैलकुलेशन ठीक की है? 3 2 6, 3 9 27 और 2। अच्छा नहीं, ये तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आ रहा? हाँ, -t² माइनस 5t³ कितना आएगा? -67.5। कितना आएगा बताओ? -67.5। हाँ तो इसमें 65 नहीं, 65। चलो कोई बात नहीं, ये तुम एक बार घर पे ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा डिस्कस कर लूँगा, ठीक है? दैट इज़ फॉर द डे।